स्क्रीन विजिबल है बेटा सभी को? यस सर। वॉइस ब्लर है क्लियर? सर, थोड़ी ब्लर है। ब्लर, हाँ ब्लर बेटा। चलिए ये वाला पेज थोड़ा ब्लर रहेगा, एक्चुअली इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा है। बाकी इसकी जरूरत नहीं, ये आपको पीडीएफ जो शेयर की गई थी उसका फ्रंट पेज है। इसके आगे से शुरू करते हैं। ये वाला पेज क्लियर है? हेलो। यस सर। ओके, ये वाला पेज क्लियर है ना? आई होप सभी ने ज्वाइन कर लिया है। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ वेव ऑप्टिक्स। हमारा रे ऑप्टिक्स का थ्योरी और लास्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो आज से ये जो क्लास होगी इसमें हम लोग थ्योरी थ्योरी की बात करेंगे, और जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग अपना पीवाईक्यूज और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट क्लास में ज्वाइन हुए थे उनको पता है कि फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट यही रहेगा कि फार्मूला सबसे पहले ऊपर मेंशन है कि किन किन फार्मूला से न्यूमेरिकल आते हैं, और इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है, तो डेरिवेशंस को भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस में ही रखेंगे। तो हमें इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें डेरिवेशन उसका नहीं पढ़ना है। हाइगन्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कोहेरेंट सोर्स एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की भी कंडीशंस आपसे पूछी गई हैं पेपर में। तो हमें इतना कुछ डिस्कस आप करना है। चलिए, सर न्यूमेरिकल्स कहाँ से आते हैं वेव ऑप्टिक में? वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल्स बेटा देखिए, एक तो न्यूमेरिकल्स आएंगे डायग्राम वाले, इससे हाइगन्स प्रिंसिपल से वेव फ्रंट्स पे पूछे जाते हैं, और दूसरा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी, इन पे न्यूमेरिकल आते हैं। जो तो न्यूमेरिकल इतने आते हैं, में जो इतने में न्यूमेरिकल, हो जाएगा सर? हाँ जी हाँ जी, ये अच्छा, ठीक। जितने ऊपर फॉर्मूला लिखे हैं, देखिए इंटेंसिटी ऑफ कोहेरेंट सोर्स, उस पर एक फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू 4I0, 4I0 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सभी ने आपने पढ़ा है। एक इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बनता है। कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, इस पे न्यूमेरिकल बनता है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बेसिस पे न्यूमेरिकल बनता है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यूज में होंगे वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, उनकी टेंशन मत लीजिए ठीक आप। है। मतलब ये है कि ठीक है हर सर। एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। चलिए ओके सर। शुरुआत करते हैं। ये एक और चीज़ है, फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। इतने फार्मूलाज आपको याद करने हैं सो दैट आपके न्यूमेरिकल्स का जो पोर्शन है वो ना फंसे। और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी की। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है क्या? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट आप सभी लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ रखा होगा। क्या होता है वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज नथिंग बट द locus of particles vibrating at same phase. Same phase. देखो ऐसे समझते हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट लाइक सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स से आप जानते हैं, पॉइंट सोर्स क्योंकि ये 3D में रखा हुआ है, तो पॉइंट सोर्स से लाइट रेज हर डायरेक्शन में निकलेंगी इस तरीके से। और क्योंकि मीडियम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हर एक लाइट रे की स्पीड क्या रहेगी? सेम। तो अगर हम सोर्स को सेंटर मानकर एक फिक्स टाइम पीरियड पर हर तरफ, हर डायरेक्शन में अगर हम लाइट को ट्रेस करें तो कुछ ऐसा सा दिखेगा। भाई सेम स्पीड में है, सेम टाइम है, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और इन सभी का हम एक लोकस ड्रॉ करें, लोकस। तो इस लोकस, ये जो शेप बना है, इस लोकस पे पड़ने वाले हर एक पॉइंट का, हर एक पार्टिकल का फेस कैसा होगा? सेम। उसका वाइब्रेशन कैसा होगा? सेम। तो ऐसा सरफेस जिसमें सेम टाइप के वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स रिसाइड होते हैं या लाई करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। ये चीज समझ में आई? ये बेसिक डेफिनेशन है। लोकस ऑफ द पार्टिकल वाइब्रेटिंग एट सेम फेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट, इज कॉल्ड वेव फ्रंट। बहुत रेयर है कि ये डेफिनेशन पूछी जाए, बट इस डेफिनेशन या इस टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। वेव फ्रंट्स के टाइप्स पूछे जाते हैं आपसे। और दूसरी बात, रे और वेव फ्रंट इसी बार आया 2026 में, डेफिनेशन में ही पूछा गया है। रे क्या होता है? रे इज नथिंग बट, ये जो रे कैसी है वेव फ्रंट से, देखिए कैसी परपेंडिकुलर है। रे इज नथिंग बट द लाइन showing the propagation of light।
प्रोपगेशन मीन्स ट्रेवल, किस लाइट किस लाइन में या किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, शोइंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और रे और वेव फ्रंट ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट एंड वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू रे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो आप सभी ने पढ़ा 3 टाइप होते हैं। ओके, उससे पहले कोई कुछ बोल रहा। 3 टाइप्स होते हैं, बट ये टाइप्स किस बेसिस पे होते हैं? दीज टाइप्स आर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का शेप का क्या होगा, उसके बेसिस पे हम वेव फ्रंट के टाइप्स को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे, मैं साइड साइड में सोर्स का वो लिखना हूँ, शेप लिखा हूँ, सर शेप। स्पेरिकल, सिलिंड्रिकल। हाँ हाँ हाँ, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड प्लेनर। यहाँ पे मैं शेप लिख के दे रहा हूँ, और इधर टाइप ऑफ वेव फ्रंट, टाइप ऑफ वेव। तो पहला हम मान लेते हैं कि हमारा जो शेप है वो कैसा है, पॉइंट लाइक है, पॉइंट लाइक शेप है, पॉइंट लाइक। पॉइंट लाइक कुछ ऐसा ही होगा जैसा ऊपर बना रखा था। तो ये क्या होगा, यहाँ से लाइट हर डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे 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 इस तरीके से। तो अगर हमारे पास पॉइंट लाइक सोर्स है तो वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा बताइए, स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल शेप। एक स्फेयर बनेगा जिसके सेंटर पे हमारा सोर्स रखा होगा, और सभी लाइट रेज यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे पास होती हुई दिखेंगी। दूसरा, अगर कह रहा है लाइट सोर्स हमारा लीनियर है, लीनियर लाइट सोर्स, लीनियर लाइट सोर्स, उस केस में जो वेव फ्रंट होगा दैट विल बी सिलेंड्रिकल। कैसे, इस चीज को देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन सोर्स है, ऐसा इस तरीके से, इस पे इस तरीके से लाइट्स है, और यहाँ से रेस कैसे निकलेंगी, सर्कल्स में निकलेंगी, इसी बनेंगी इस तरीके से। तो भाई इनको कवर करने के लिए हमें एक ऐसा शेप चाहिए होगा, हमें एक सिलेंडर चाहिए होगा, ऐसे पॉच पॉच हो जाएगा कलर में। हाँ, तो इनको कवर करने के लिए हमें कैसा शेप चाहिए होगा, सिलेंड्रिकल शेप चाहिए होगा। तो जब लीनियर सोर्स हो हमारे पास, लीनियर सोर्स हो, तब हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप का। और अगर लाइट रेज या लाइट सोर्स हमारा बहुत डिस्टेंट पे रखा हो, दूर रखे हुए या डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कैसी आती है, पैरेलल। इफ द लाइट रेज आर, और पैरेलल लाइट रेज, इस तरीके से आपकी लाइट रेज आ रही है, इनके लिए वेव फ्रंट का शेप क्या हो जाएगा, प्लेनर। भाई प्लेन आप सामने रखेंगे तो इस प्लेन पर पड़ने वाले सभी पार्टिकल्स का जो भी वाइब्रेशन होगा या जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द सोर्स दैट विल बी सेम। तो आपको शेप याद रखना है सोर्स का, और उस हिसाब से कैटेगरी या टाइप याद रखने हैं वेव फ्रंट के। देखिए, पेपर में आपसे ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आए बहुत रेयर है। क्वेश्चन आपको इसमें कैसे देगा, सिचुएशन वाइज देगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल होगा या प्लेनर होगा या क्या है। हमें ये बताना होगा कि जो सिचुएशन क्वेश्चन में दे रखी है, हम क्वेश्चन में उसको डिस्कस करेंगे, उस हिसाब से वेव फ्रंट कैसा बनेगा। और वेव फ्रंट से क्वेश्चन आता जरूर है बेटा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो वेव फ्रंट इट इज अ इजी टॉपिक, और यहाँ से हम इजिली 1 मार्क का क्वेश्चन अटेन कर सकते हैं, 1 नंबर आराम से यहाँ से हमको मिल सकता है। तो वेव फ्रंट समझ में आया सभी को, एवरीवन? सर सर ये पैरेलल लाइट रेज में क्या होएगा टाइप वेवफ्रंट का? हाँ सॉरी, हाँ ये लीनियर, सॉरी लीनियर नहीं, प्लेनर 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 प्लेन बनेंगे ना, प्लेन्स। अच्छा, ये तो हो गया। अब हाँ, म्यूट कर लेंगे बेटा। अब यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन तो मिला, अब हम एक 2 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इज हाइगन्स थ्योरी, हाइगन्स प्रिंसिपल।
हाइगन्स थ्योरी। हाइगन्स थ्योरी में 2 पॉइंट्स हैं और एक डायग्राम आपको ध्यान रखना है। बेटा म्यूट कर लीजिए, वो थोड़ा इको हो रहा है। इसका भी माइक ऑन हो थोड़ा। हाइगन्स थ्योरी क्या कहती है, देखिए हाइगन्स थ्योरी ये कहती है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ पहले। यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट लाइक सोर्स है। इस पॉइंट लाइक सोर्स का एक स्फेरिकल वो बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा। इसको सेंटर पे बना देते हैं। अच्छा, अब इस स्फेरिकल सरफेस पर क्या होगा, ये लाइट की रेज यहाँ से ट्रेवल करते हुए जाएंगे ऐसे, इस तरीके से ये हर डायरेक्शन में जा रही है लाइट रेज। तो जब ये यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ऑन द वेव फ्रंट, तो जितने भी पार्टिकल्स वेव फ्रंट पर होंगे दैट विल आल्सो बिहेव एज अ सोर्स ऑफ लाइट। भाई जो काम इस पूरे वेव फ्रंट के लिए ये कर रहा है, सेम ये वाले पार्टिकल्स भी तो क्या है, लाइट सोर्स का ही तो काम करेंगे। तो ये वेव फ्रंट या ये लाइट सोर्स भी अपने छोटे छोटे वेव फ्रंट्स बनाएंगे। ये क्या करेंगे, दैट विल आल्सो मेक देयर ओन स्मॉल स्मॉल वेव फ्रंट्स। और इन वेव फ्रंट्स को नाम दिया गया था वेवलेट्स। इनको क्या नाम दिया गया था, वेवलेट्स। तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑन द प्राइमरी सोर्स, सॉरी ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, देखिए ये आपका क्या हुआ, प्राइमरी सोर्स, दिस इज योर प्राइमरी सोर्स एंड दिस इज रेड कलर में जो है आपका, दैट इज योर प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट पर हाइगन्स प्रिंसिपल में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस theory, point number 1, each and every particle on primary wave front will act as source of secondary disturbance known as वेवलेट्स। इनको क्या नाम दिया गया था, वेव फ्रंट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये स्मॉल साइज के थे, तो इनको क्या नाम दिया गया, वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ मूव करते हुए जो भी वेव फ्रंट बनेंगे छोटे छोटे, उनको क्या नाम दिया गया, वेवलेट्स। तो ये पहला पॉइंट समझ में आया सभी को, आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा, ऐसा कोई नई चीज नहीं है। बट ये है कि क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है तो इसको समझना जरूरी है। इज द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? Yes. ओके यस सर। ओके। सर Yes, इसकी sir. शेप क्या होगी, जी बेटा, इसकी शेप क्या होगी, शेप? शेप स्फेयर ही रहेगा भाई, पॉइंट पॉइंट ही रहेंगे तो स्फेयर ही रहेगा, ऐसे स्फेरिकल नहीं रहेगा। स्फेयर ही कंसीडर करते हैं, थ्योरी में उन्होंने स्फेरिकल शेप ही बताया था। अब कह सर रहे एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर देना, देखिए ये प्राइमरी सोर्स, इस प्राइमरी सोर्स का ये प्राइमरी वेव फ्रंट, तो लाइन बनती है ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, मतलब ये जो ग्रीन से बने हुए, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ये पहला डिस्टर्बेंस हुआ। अब यही सारे ये क्या करेंगे, ये सब छोटे छोटे स्मॉल डिस्टर्बेंस बनाएंगे आगे की ओर, और ये पार्टिकल इन डिस्टर्बेंस के सोर्स का काम करेंगे। और ये जो नए शेप बनेंगे उनको क्या नाम दिया गया था, वेवलेट्स। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि अगर हम इन सभी वेवलेट्स का एक लोकस पॉइंट बनाए, वो भी कैसा, टेंजेंशियल, जैसे इसकी टेंजेंट ये टच करती हुई लाइन, ये टच करती हुई लाइन, ये टच करती हुई लाइन, ऐसा हम एक टेंजेंट बनाए, तो द लोकस ऑफ टेंजेंट्स ऑफ दीज वेवलेट्स, ऐसा ये मैं बना देता हूँ शेप। सेकंड पॉइंट इज द tangential locus of these wavelets will produce a new wave front, a new surface known as secondary
Wave सेकेंडरी, front in forward. हाँ जी, सेकेंडरी वेव फ्रंट In forward. इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, एंड सेकंड पॉइंट इज द टेंजेंशियल लोकस ऑफ दीज वेवलेट्स विल प्रोड्यूस अ न्यू सरफेस व्हिच इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलना इसलिए जरूरी है कि अगर हम इन लाइट्स को बैकवर्ड ट्रेस करेंगे, बैकवर्ड बैकवर्ड ट्रेस करने पर ये सब क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करने का मतलब होता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वहां पर कोई वेव फ्रंट नहीं मिलेगा। तो जो भी वेव फ्रंट प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहते हैं, क्योंकि उधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और बैकवर्ड साइड में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये इस बात का क्वेश्चन आया था कि हमें बैकवर्ड ट्रेवल करने पे या एब्सेंस ऑफ बैक वेव, रीजन फॉर एब्सेंस ऑफ बैक वेव, ये कहा गया था कि इसको एक्सप्लेन करिए कि अगर हम वेव फ्रंट को उल्टा ट्रेवल करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है, ऐसा क्यों, एब्सेंस होती है क्यों? क्योंकि ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन द वेव फ्रंट्स, आ जाओ, द वेव फ्रंट्स अकर्स या सफर्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द वेव फ्रंट्स सफर्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप सभी ने अभी बताया नहीं है, लेकिन आप सभी पहले से ही पढ़ चुके हो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होती है, इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। तो इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब वहां पर कोई भी वेव हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? हाइगन्स प्रिंसिपल क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो ये एक दो मार्क्स का क्वेश्चन आपका हुआ, यहाँ से +2 मार्क्स आपके हो गए। अब इसी प्रिंसिपल या हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के डेरिवेशन आते हैं। इसमें दो छोटे छोटे डेरिवेशन है, वो आपको देखने, उनकी बात हम कर लेते हैं। पहला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। अच्छा, आपसे पूछा जाए मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो आप क्या बताएंगे? हमें क्या प्रूफ करना होगा? व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of incidence is equal to angle of reflection. हमें बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। दिस इज आवर टारगेट। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है विच इज रिफ्लेक्टिंग, मीन्स इसकी सरफेस कैसी होगी, पॉलिश्ड होगी। हम इस सरफेस को पॉलिश्ड बना देते हैं और इस पर अब जैसे पहले या रे ऑप्टिक्स में हम लोग बात करते थे कि लाइट की रेस ट्रेवल कर रही है, यहाँ लाइट की रेस ट्रेवल नहीं करेंगी। यहाँ पर एक सेकंड, वापस विजिबल हुई। यस सर। यहाँ पर लाइट रेस की जगह पूरे के पूरे वेव फ्रंट्स ट्रेवल करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ऐसे दो लाइट रेज आ रही हैं, ये आई और इसी के साथ साथ एक ये आ रही। तो मान लेते हैं जब पहली रे, फर्स्ट रे सरफेस को टच करेगी एट दिस पॉइंट यहाँ पर, तब हम उस टाइम को t0 मान लेते हैं। तो t0 पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कुछ इस तरीके का, कुछ यूं, हम ये कह सकते हैं कि t0 पर हमारा वेव फ्रंट ये रहेगा। भाई ऐसे वेव फ्रंट चल के आ रहा था, परपेंडिकुलर टू रेज ऐसे चलते हुए आ रहा है, यूं चलते हुए आ रहा है, और t0 पर वो कहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर। तो ये जो डॉटेड लाइन होगी ये आपका क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसको मैं यहाँ से बता देता हूँ, इंसिडेंट वेव फ्रंट। देखिए डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देते हैं, अदरवाइज ये आपको आगे दिक्कत करेगा। नीचे बनाते हैं।
इस तरीके से, और हमारा लाइट की रेज इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, दैट विल बी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। थोड़ा ड्राइंग वाले, इसीलिए इन डायग्राम्स की, इन सबकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा एग्जाम में। बहुत बार होता है कि आप लोग डायग्राम उल्टे सीधे बना के आते हो, नंबर कट जाते हैं। दैट विल बी योर इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। एक चीज ये हमने बोल दी कि ये अपना इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, और जिस टाइम पर पहली रे सरफेस को टच कर रही है उसको हम टाइम t0 बोल देते हैं, टाइम इक्वल्स टू t0। अब t0 के बाद क्या होगा, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और उतने ही टाइम में ये वाली लाइट यहाँ पर सरफेस को टच करेगी। तो हम मान लेते हैं ये जो लाइट है ये सरफेस को टच कर रही है टाइम t इक्वल्स टू t डैश पे, टाइम t इक्वल्स टू t डैश पे, ये सीधा है, ऐसे टच करती हुई लाइन जाएगी। इन द सेम टाइम ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उस टाइम को हम लोग कंसिडर करेंगे t इक्वल्स टू t डैश, और t डैश के बाद वाले टाइम में ये वाली लाइट भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसको बाद में हम लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर t0 पर जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा दैट विल बी दिस, इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या बोला जाएगा ये, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। नहीं, डायग्राम एक सेकंड रुकिएगा भाई साहब, सुन लो। दैट विल बी रिफ्लेक्टेड वेव। तो बताओ इतना समझ में आया, जो डायग्राम मैंने बनाया ये चीज समझ में आई यस Yes, सर। sir. सभी को, दैट्स गुड। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल इंसिडेंस नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज अगेन नॉर्मल टू द सरफेस। ये वाली लाइन जो है थोड़ी गड़बड़ बनी है, तो थोड़ा सा सही करिए। इसको कुछ यूं होना चाहिए। दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, अब सही, सारी चीजें सही। अब बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। इंसिडेंट रे अपना नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये एंगल आई हो जाएगा। और रे और वेव फ्रंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, मींस ये पूरा एंगल 90 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री में से आई को निकाल दे रहे हैं तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। और वापस से देखिए ये भी तो नॉर्मल है भाई, ये सरफेस के नॉर्मल अलाउ, और उसमें से ये पूरा पोर्शन हट जा रहा है 90 माइनस आई, तो बचा हुआ पोर्शन कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, आई हो जाएगा। आई कट किया तो बचा हुआ 90 माइनस आई। अब हम इसको छोड़कर इस वाले 90 डिग्री को कंसीडर करें, इसमें से एक पोर्शन भाई ये 90 डिग्री, इसमें से एक पोर्शन ये 90 माइनस आई हट गया, तो बचा हुआ कितना पोर्शन हो जाएगा आई। तो हमें ये पता चला कि ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा आई। सिमिलर लॉजिक से हम इस वाले एंगल को आर बोलेंगे, दिस विल बी 90 माइनस आर एंड दिस एंगल विल बी स्मॉल। इसकी नेमिंग अगर हम करें तो ये हो जाएगा ए बी सी एंड डी। क्योंकि लाइट ने अपना मीडियम चेंज नहीं किया है, तो लाइट पहले भी v से ही ट्रेवल कर रही थी और बाद में भी v से ही ट्रेवल करेगी। और वो कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर की है, b से d तक जाने में उसको कितना टाइम लगा है, t डैश। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, v इंटू टी डैश। यहाँ a से इस पॉइंट से c तक आने में भी उसको t डैश टाइम लगा, तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, v t डैश। अब बताओ डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, Yes, sir. sir. अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो 3 लाइनों का डेरिवेशन है, ये इस पूरे डेरिवेशन में सिर्फ डायग्राम का ही इफेक्ट है। चलिए एक बार और समझा दीजिए एक बार और सर समझा प्लीज देता हूँ। समझाइए फिर से। ओके ओके, देखिए देखिए हम कह रहे हैं कि लाइट रेज आ रही हैं, दो ऐसे लाइट रेज आ रही हैं, तो अब हम लाइट रेज ना बोल के हम बोलेंगे कि पूरा का पूरा वेव फ्रंट आ रहा है, हमारा वेव फ्रंट ऐसे ट्रेवल करते हुए आ रहा था। अब वेव फ्रंट का एक पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट जैसे ही सरफेस को टच करेगा उस टाइम को हमने t0 मान लिया।
और t0 के बाद जब ये वेव फ्रंट आगे ट्रेवल करेगा तो अब आगे की लाइट ये रिफ्लेक्ट होना शुरू होगी और ये वाली लाइट आगे ट्रेवल करेगी। तो जिस पॉइंट पर ये लाइट सरफेस को टच कर रही है उस टाइम को हमने टी डैश बोला, और उतने ही सेम टाइम में ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर पहुंची। तो अब वेव फ्रंट जिसकी पोजीशन पहले यहाँ थी, t0 पर पोजीशन यहाँ थी, टी डैश पर उसकी पोजीशन ये हो गई। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं और एंगल्स को मेंशन कर रहे हैं। हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे एंगल नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी वो आई हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, इसमें से आई हटाया तो दैट विल बी रिमेनिंग एंगल विल बी 90 माइनस आई। फिर नॉर्मल सरफेस के साथ भी तो 90 डिग्री बना रहा, और 90 डिग्री में से अगर हम 90 माइनस आई एक पोर्शन ले रहे हैं तो बचा वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, आई। सेम लॉजिक से यहाँ पर परपेंडिकुलर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये वाला 90 माइनस आर, और बचा वाला एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। लाइट रे अपना मीडियम चेंज नहीं कर रही है, जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में वापस जा रही है, तो स्पीड में भी कोई चेंज नहीं होगा, वी से आई थी और वी में ही गई। तो बी से डी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, टी डैश, तो टी डैश टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब वी टी डैश हो जाएगा। सिमिलर ए से सी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, टी डैश, और कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, वी टी डैश। तो ये दोनों की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, वी टी डैश वी टी डैश। अब हमें दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करना है। देखो फ्रॉम फ्रॉम सर एक ट्राइंगल बार VT डैश C का बताइए ना। वी टी डैश बेटा क्या, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वी वेलोसिटी से टी डैश टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज वी टी डैश। भाई वी वेलोसिटी से ये यहाँ पे पार्टिकल था, उसको यहाँ से यहाँ तक आने में टी डैश टाइम लगा, किस वेलोसिटी से ट्रेवल करा था, वी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम विल बी योर डिस्टेंस, सिंपल। अब हम ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं जरा, दैट विल बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, ए सी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। देखिए दोनों में सबसे पहली कॉमन चीज क्या है, ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, बोथ आर 90 डिग्रीज, है कि नहीं। दूसरा दूसरा ये कह रहा है कि AD, ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है, तो AD इक्वल्स टू AD, AD इक्वल्स टू AD, कॉमन साइड, कॉमन साइड। और तीसरा कह रहा है कि देखो BD और AC, BD और AC ये दोनों भी सेम होंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, VT डैश के इक्वल। तो अब एक एंगल और दो साइड इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD जो है विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ACD। और आप जानते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में जितने भी रिमेनिंग साइड्स और जितने भी रिमेनिंग एंगल्स होते हैं वो सारे भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आई। दैट इज योर डेरिवेशन। समझ में आया। यस यस सर। सर। इसमें कह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ डायग्राम आपको ढंग से बनाना है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायग्राम भी बहुत ईजी है, बस एंगल्स समझने होते हैं, और उसके बाद 3 लाइनों में आपका डेरिवेशन हो जा रहा है। और ये 2 नंबर में या 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1.5 मार्क का आपका ही क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या था, I इक्वल्स टू आर, ऐसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा, कौन बताएगा, बताइए भाई। व्हाट विल बी द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वॉइस आ रही सभी को। यस सर। हाँ जी, तो N1 बताइए। sin 1 equals to N2 Sin sin I 1. by sin R is equal to eta. हाँ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू ईटा नहीं बोलते हैं, एन बोल देते हैं, म्यू बोल देते हैं, दैट इज बी कांस्टेंट वैल्यू, Okay, sir. साइन बेस थ्योरी। चलो इसमें भी वही काम है, डायग्राम समझ लिया तो भाई साहब 3 लाइनों में आपका डेरिवेशन पक्का।
डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पर पहली चीज जो उस डायग्राम से चेंज होगी कि सरफेस अब रिफ्लेक्टिंग नहीं रहेगी। अब लाइट जो होगी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, मतलब हमें दो मीडियम चाहिए, एक ये मीडियम हो गया, एक ये मीडियम हो गया। मान लेते हैं पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 है और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 है। और हम यहाँ पर एक बेसिक सी कंसिडरेशन ये कर रहे हैं कि v1 की वैल्यू v2 से ज्यादा, तो v1 कैसा मीडियम होगा, रेयरर या डेंसर? जिस मीडियम में Yes. जिस मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड ज्यादा है वो Denser. रेयरर हो जाएगा, रेयरर होगा बेटा। v1 कैसा होगा, रेयरर, और ये क्या हो जाएगा, डेंसर। तो अब वापस से वही हमारा वेव फ्रंट ट्रेवल करता हुआ आ रहा है चुपचाप ऐसा, यूं ऐसे आएगा। तो जिस पॉइंट पर ये हाँ, जिस पॉइंट पर ये टच करेगा उस टाइम को हमने t0 कंसीडर कर लिया, t इक्वल्स टू t0, 0 डिग्री इक्वल्स टू t0। और उस टाइम पर जो वेव फ्रंट हो जाएगा दैट विल बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अगेन जब लाइट यहाँ पर से मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टच करेगी उतने टाइम को हमने टी डैश मान लिया कि ये हमारा टाइम t इक्वल्स टू टी डैश हो गया। तो जब ये सेकंड लाइट ऑफ रे यहाँ टच करेगी उतने टाइम में पहली लाइट ऑफ रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो पहले नॉर्मल अगर हम ड्रॉ कर लें यहाँ से, ठीक, नॉर्मल ड्रॉ किया तो हमें पता चला कि लाइट रिफ्रैक्ट हो गई है और रेयरर से डेंसर में जाने पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, अवे नॉर्मल से दूर जाती है, सॉरी नॉर्मल की डायरेक्शन में आ जाती है, ऐसा इस तरीके से। और टी डैश के बाद वाले टाइम में यानी टी डैश के बाद टाइम में ये वाली रे भी रिफ्रैक्ट होगी। तो हम इसको भी अगर ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये भी नॉर्मल से। अब टी डैश पर अगर वेव फ्रंट ड्रॉ किया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, दैट विल बी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट समझ में आए, t0 पर इंसिडेंट वेव फ्रंट, t0 पर इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे है, फिर टी डैश पे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। ये दोनों चीजें समझ में आई? अगर आ गई हैं तो मान के चलिए डायग्राम आपको पूरा पूरा क्लियर हो गया। वापस से वही Yes, पुराना sir. काम करेंगे, एंगल्स को मेंशन करेंगे। एंगल मेंशन करने के लिए ये एंगल कितना होगा, आई, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, और बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, और ये अंदर बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, आई। सिमिलरली दिस इज आर, दिस इज 90 माइनस आर, एंड द रिमेनिंग एंगल इज स्मॉल आर। अगेन नेमिंग करते हैं इसकी, नेमिंग करने पर ये ए बी सी एंड डी। तो वापस से हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो गए, एक ट्राइंगल हुआ हमारे पास ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल हुआ ए सी डी। इन्हीं दो ट्राइंगल्स की हम बात करेंगे। तो फ्रॉम फ्रॉम Excuse me, sir. यस बेटा, सर मैं बोल रही थी कि यहाँ पे आप आर लेते हैं फिर 90 माइनस आर लेते हैं फिर स्मॉल आर लेते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। देखो ऐसे समझिए, हमने कहा है आपसे कि वेव फ्रंट और लाइट रे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, ये चीज तो क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. दिस इज योर लाइट रे and this is the wavefront, sorry, this is the wavefront, it means this angle will be what, 90 डिग्री। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, आर, और मैं कह रहा हूँ ये पूरा 90 डिग्री है, तो आर हटा दिया तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 90 माइनस आर, यस और नो? Yes, sir. अगेन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सरफेस और नॉर्मल भी तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं। Yes, अगर sir. उस 90 डिग्री में से मैं ये 90 माइनस आर हटा दूं तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, आर। R. हाँ, बस वही कॉन्सेप्ट है। एक बार हमें ये 90 डिग्री कंसीडर करना है, दूसरी बार हमें ये वाला 90 डिग्री कंसीडर करना है, और वहां से हमें ये पता चलेगा कि ये एंगल आर हो जाएगा और ये अंदर वाला एंगल आई हो जाएगा। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी हमें ये पता चला, अगर ट्राइंगल ए बी सी से साइन की वैल्यू हम पुट करें, साइन आई कितना होगा, साइन आई मीन्स अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर है ये वाली साइड बी सी, और इधर साइड क्या है, इधर साइड है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो साइन आई विल बी व्हाट, बी सी अपॉन ए सी। अच्छा बी सी कितना दे रखा है, बी सी कितना होगा कौन बताएगा, बी सी की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू V1T
हाँ v1t, वेरी गुड, दिस विल बी v1 वेलोसिटी से t डैश टाइम में चला तो v1t, तो ये हो जाएगा v1t डैश अपॉन ac। सिमिलरली फ्रॉम ए ट्राइंगल ACD से अगर हम साइन आर की वैल्यू निकालें तो साइन आर की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर मीन्स AD अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AC, और AD की वैल्यू इस वाली साइड की वैल्यू हो जाएगी v2t डैश, देन दैट विल बी v2t डैश अपॉन AC। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब मैं कहूँ कि आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करिए जरा, साइन आई बाई साइन आर, ये करें अगर हम, नाउ डिवाइड साइन 1 सॉरी इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, दैट विल बी साइन आई अपॉन साइन आर। ये हो जाएगा, देखो v1t डैश अपॉन AC, ये साइन आई की वैल्यू लिख दी, और साइन आर डिवाइड में है तो रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा AC अपॉन v2t डैश, AC से AC कैंसिल और t डैश से t डैश कैंसिल, तो हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू बचेगी v1 अपॉन v2, और हमने पहले ही कंसीडर कर रखा है कि v1 इज ग्रेटर देन v2 मीन्स ऊपर की जो वैल्यू है वो बड़ी है और डिवाइड वाली वैल्यू छोटी, इट मीन्स इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी और वो हमेशा कैसे रहेगी, कांस्टेंट, तो उसी को हम लोग बाद में n बोल देते हैं, एंड दैट दिस विल बी योर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया? इसको एक बार देख Yes, लीजिए, sir. तो एक बार समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये दोनों ही डेरिवेशंस एक साथ आएंगे तो मान के चलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ये, और दोनों में से एक पूछा जाता है, अल्टरनेट ईयर पे पूछ जरूर लेता है वो। डायग्राम बहुत इजी है, डायग्राम में देखिए मैं कह रहा हूँ कि हमें वेवफ्रंट्स को देखना है, तो वेवफ्रंट ये लाइट रेज चल के आ रही, तो t0 पर इनका वेवफ्रंट ये हो जाएगा ऐसा, t0 का मतलब जहाँ पर पहली लाइट रे टच करेगी सरफेस को, उसके बाद जब ये वाली लाइट रे इसको टच कर रही है उसमें कितना टाइम लग जा रहा है, 0 से t डैश, तो टी डैश टाइम में जब ये रे यहाँ से सरफेस तक पहुंची, उतने ही सेम टाइम में पहली वाली रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और टी डैश के बाद वाले टाइम में दूसरी वाली रे भी अपना रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो वेव फ्रंट समझ में आया, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा जो टी इक्वल टू 0 पे मिलेगा, और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा जो टी इक्वल टू टी डैश पे मिलेगा। Yes, Done? sir. अब ये साइड और ये साइड v1 टी डैश और v2 टी डैश होती है डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, आप सभी जानते हैं, पहले की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2। एंगल्स की बात करें तो नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे आई एंगल बनाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल 90 माइनस आई, और ये भी 90 डिग्री है, तो अगर 90 माइनस आई हटा रहे हैं तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, आई। सिमिलरली दिस इज आर, दिस इज 90 माइनस आर एंड दिस इज अगेन आर। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बने, एक ये ट्राइंगल बना और दूसरा ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। पहले राइट एंगल ट्राइंगल में हम साइन आई की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज BC, साइन आई विल बी BC अपॉन AC, और BC की वैल्यू कितनी है v1 टी डैश, और AC की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता तो AC लिख दिया। ऐसे ही साइन R की वैल्यू निकालेंगे और बाद में उनको क्या कर देंगे, डिवाइड, तो डिवाइड करने पर AC से AC कैंसिल, टी डैश से टी डैश कैंसिल, और हमारे पास वैल्यू बची v1 बाई v2, और v1 बड़ा है v2 से, यानी ये वैल्यू, ये रेशियो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव और कांस्टेंट भी रहेगा, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, n। n इज व्हाट, योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस विल बी योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ। डन? Yes, sir. चलिए इसके आगे जो है, इसके आगे एक शॉर्ट में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स, या इससे पहले हम एक और चीज की बात करते हैं, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। देखो दो लाइट रेज जब ट्रेवल करेंगी आपस में, जब ट्रेवल करेंगी ऐसा कुछ ट्रेवल करेंगी, तो इसमें ध्यान से देखो कि जिस पॉइंट पर यहाँ 0 है, सेम पॉइंट पर यहाँ 0, जिस पॉइंट पर यहाँ मैक्सिमम उस पॉइंट पर यहाँ मैक्सिमम, जिधर यहाँ 0 फिर वापस से 0। इसका मतलब इनके बीच जो एंगल बन रहा होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम। अगर मैं इसी चीज को ऐसे बना दूं, अब यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, जब
जिस पॉइंट पर यहाँ मिनिमम है यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा, जिस पॉइंट पर यहाँ मैक्सिमम है यहाँ पर मिनिमम हो रहा, इस मीन्स यहाँ पर थीटा में 90 डिग्री का चेंज आ जा रहा है। कितना चेंज आ जा रहा है? 90 डिग्री का चेंज। तो इसको बोलते हैं फेज में डिफरेंस होना। फेज में डिफरेंस होने का मतलब है चेंज इन एंगल। फेज डिफरेंस मीन्स चेंज इन एंगल, एंगल में चेंज होना। अब यही लाइट रे, ये एक और लाइट रे मैं यहाँ पे बनाऊं, ऐसा 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 नहीं, तो मैं कुछ यूं तरीके से बनाऊं और मैं कहूं कि इन दोनों वेव्स को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा या ये ज्यादा पाथ कवर करेगी? तो अगर पाथ में यानी कवर्ड डिस्टेंस में कोई डिफरेंस आ रहा है, सेम टाइम में अगर दो वेव्स के बीच कवर्ड डिस्टेंस में कोई डिफरेंस आ रहा है, दैट विल बी नोन एज फेज सॉरी पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज व्हाट? पाथ डिफरेंस इज difference in covered distance in same time में दो लाइट वेव्स या दो वेव्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, अगर हम उसकी बात करें तब उसके जो डिस्टेंस में चेंज होता है सेम टाइम, दैट विल बी नोन एज पाथ डिफरेंस। जैसे यहाँ पर एक सोर्स मान लेते हैं, यहाँ पर एक सोर्स मान लेते हैं, ये हमारा डेस्टिनेशन। अब लाइट का एक वेव ऐसे ऐसे जा रही है और ये भी ऐसे ऐसे जा रही है, तो बताइए सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? जितनी डिस्टेंस इसमें ट्रेवल की सेम डिस्टेंस इसमें ट्रेवल की, इट मीन्स यहाँ पर नो पाथ डिफरेंस। यहीं पर अगर कहीं मैं दूसरा पॉइंट ये कंसीडर कर लेता, यहाँ पर इस साइड कंसीडर करता, तो अब ये रे को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी और इस वाली रे को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, मीन्स वहां पर डिस्टेंस में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तब उस चेंज को हम किससे डिफाइन करेंगे? एज पाथ डिफरेंस। और अगर एंगल्स में कोई चेंज आ रहा है, मीन्स एक टाइम पर एक वेव का मैक्सिमम या कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, उसी टाइम पर दूसरी वेव नेगेटिव वैल्यू दे रही है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एज फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. ओके। यस अभी सर। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इनका एक फॉर्मूला होता है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस को हम लोग डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और पाथ डिफरेंस को हम लोग डेल्टा एक्स से डिफाइन करते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनता है कई बार, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। देखो कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स को हम क्या कहेंगे? if two light waves coming from one source, if two light waves coming from a single source, coming from a single source has same frequency or wavelength और या फिर ऐसा कहें कि उनके बीच या तो फेज डिफरेंस जो और फेज डिफरेंस बिटवीन देम is either zero और कांस्टेंट। या तो फेज डिफरेंस कैसा हो? जीरो, ये कीवर्ड है यहाँ पे। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज आइदर जीरो और कांस्टेंट, या तो जीरो हो कि कोई फेज में डिफरेंस ही ना हो, या फिर कांस्टेंट बना रहे कि मतलब 30 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है तो पूरे प्रोपगेशन के लिए 30 डिग्री का ही डिफरेंस बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद वो 45 हो जाए या कुछ टाइम के बाद वो 10 डिग्री हो जाए, ऐसा नहीं।
तो अगर फेज डिफरेंस 0 है या कांस्टेंट है और दो लाइट सोर्स कैसे आ रहे हैं, एक ही सोर्स से आ रहे हैं, दो लाइट वेव्स कैसे आ रही हैं, सिंगल सोर्स से आ रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, तब इस तरीके के सोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। देन द लाइट सोर्स इज कॉल्ड कोहेरेंट। लाइट सोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इफ एनी ऑफ these conditions doesn't follow, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो सोर्स कैसा हो जाएगा, नॉन कोहेरेंट सोर्स हो जाएगा। नॉन कोहेरेंट सोर्स विल बी व्हाट, नॉन कोहेरेंट। तो ये डेफिनेशन पूछी गई थी इस बार, 1 मार्क की आई थी, 1 मार्क्स में आपको डेफिनेशन को डिफाइन करना था कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, नॉन कोहेरेंट। ये सब 2026 में पूछा गया है। इस बार के पेपर में वेव ऑप्टिक्स में ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें वेव ऑप्टिक्स से 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन बना ना हो। तो कभी कभार होता है कि किसी ईयर में कोई चैप्टर फेवरेट हो जाता है, इस बार वेव ऑप्टिक्स उसका फेवरेट चैप्टर हो गया था, तो भर भर के क्वेश्चन इससे बनाए गए। तो कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट समझ में आया। सर अभी फॉर्म नहीं निकला। Yes, sir. अरे बेटा 2 4 5 बच्चे मैसेज करते, देखो फॉर्म मैं कई बार कह चुका हूँ, ऐसा तो है नहीं कि निकलेगा और आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ हमें पता चलेगा। वो सीबीएसई डिले कर रहा है, उसमें नहीं बताया जा सकता ना कि क्यों डिले हो रहा है क्यों नहीं। आपको पढ़ाई के लिए और टाइम मिल रहा है तो बढ़िया है ना, जब तक जितना देर में है उतना बढ़िया आपके लिए, उसकी परेशानी मत लीजिए। जो मेन टेंशन की बात है दैट इज पढ़ाई पे फोकस करिए अभी। आधे लेक्चर में आप फॉर्म की चिंता लिए बैठे रहेंगे तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। सर सेम सिक्वेंस में हम आईना देखते हैं और आगे चलते हैं। बेटा टाइप कर दीजिए, ऐसे वॉइस नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट समझ में आया सभी को। Yes, sir. यस सर। ओके। फिर एक छोटा सा पॉइंट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज नथिंग बट, ये कहता है कि अगर दो लाइट रेज आपस में ट्रेवल कर रही हैं, जैसे ये एक लाइट वेव है और दूसरी लाइट वेव है, तो जब हम इनको मिलाएंगे तो इनकी जो डिस्टेंस होगी या जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स विल बी वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। जैसे हम ये कहें कि पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी पहली वेव फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है y1, सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है y2। अब इनको कंबाइन करके हमने एक दूसरी वेव बना दी जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है y। तो y की जो वैल्यू होगी दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ईच वेव। इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही शुरुआत होती है जो हमारा मेन टॉपिक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। इंटरफेरेंस, सर एक बार फिर से समझाना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हम कह रहे हैं कि दो लाइट वेव्स हमारे पास ऐसे ट्रेवल कर रही है, एक लाइट वेव ये है, इसी के साथ एक लाइट वेव ये है, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक तीसरी वेव बना ले रही है। तो जो तीसरी वेव या नेट वेव बनेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। पहली वेव का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, दूसरी वेव का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट। डन। यस सर। यस सर। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। हाँ मान लेते हैं पढ़ा है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में कोहेरेंट सोर्स से दो वेव्स निकली, एक का डिस्प्लेसमेंट है y1 और इसका इंटेंसिटी है i1, दूसरी का डिस्प्लेसमेंट है y2 और इसका इंटेंसिटी है i2, और इनके कॉम्बिनेशन से हमें एक नेट वेव मिली जिसका डिस्प्लेसमेंट है y और इंटेंसिटी है i नेट या i रिजल्टेंट मान लेते हैं, i नेट बोल देते हैं। तो दो वेव्स के कॉम्बिनेशन से, एक वेव ये हुई दूसरी वेव ये हुई, इनके कॉम्बिनेशन से जब हम एक तीसरी वेव बनाएंगे तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो ना तो पहली वेव की इंटेंसिटी के बराबर होगी, ना ही दूसरी वेव की इंटेंसिटी के बराबर होगी,
वो एक नई ही इंटेंसिटी बनाएगी। इट मीन्स कि द रिजल्टेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स विल नॉट बी यूनिक, इट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। पहली और दूसरी वेव की इंटेंसिटी आपस में जुड़कर एक नई तरीके की इंटेंसिटी बनाएगी। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो दोबारा से नई इंटेंसिटी बनती है। अच्छा, दोबारा से नई इंटेंसिटी बनेगी कितनी, ये बात करता है, डिपेंड करता है इस बात पे कि लाइट आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रही है। तो दो तरीके का इंटरेक्शन होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अच्छा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव से पहले हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आई नेट का फॉर्मूला। मान लेते हैं हमारी फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी है I1, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी है I1, सेकेंड वेव की इंटेंसिटी है I2 और नेट इंटेंसिटी है I नेट। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी हमारे पास, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी व्हाट, I net equals to I1 plus I2। I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। वेरी गुड, 2 रूट I1 I2 cos phi। इसमें जो cos phi वाला फैक्टर है, ये सबसे मेन है। cos phi की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि इंटेंसिटी की वैल्यू होगी कितनी। इंटेंसिटी के दो टर्म्स होंगे, एक होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। आई रिजल्टेंट विल बी व्हाट, आई मैक्स। अच्छा, इंटेंसिटी मैक्स कब होगी? cos phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी? cos phi की वैल्यू हम कितनी कर दें कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी? cos phi की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। 0 1 plus 1। +1। वेरी गुड। cos phi की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? +1। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू +1 करेंगे, ये पूरा पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई मैक्स इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी आई मैक्स। अच्छा, अब कैसे डिसाइड होगा कि हमारा आई मैक्स मिलेगा कब? ये हो गया आई मैक्स का फॉर्मूला। अब हमने अभी बात की थी कि cos phi की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। cos phi की वैल्यू कब कब मिलेगी, phi का वैल्यू कितना होना चाहिए, कितने एंगल पे cos की वैल्यू 1 होती है? 0 0 पर, और 2 pi 2 पाई, और 4 pi 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसा। तो फाई की वैल्यूज जब जब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होंगी, उस टाइम पर हमारा जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, फाई की वैल्यू अगर 0 हो रही है तो डेल्टा, ये डेल्टा फाई लिख दे, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा? देखो, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला ये होता है, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, एक सेकेंड, अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है कि डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा फाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई, ये तो बनेगा। अब cos फाई की वैल्यू जैसे हम 0 रखेंगे, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 1/2। ना 0, ये खत्म, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0। cos फाई की वैल्यू जैसे हम 2 पाई रख रहे हैं, 2 पाई, जैसे ही हमने इसकी वैल्यू को 2 पाई किया तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, लैम्डा। ऐसे ही cos फाई की वैल्यू जैसे हम 4 पाई रखेंगे, तो 4 पाई और 2 पाई 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे, तो ये 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसे वैल्यू आएंगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस होगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसा। और
भाई फेज डिफरेंस ये हो जाएगा और पाथ डिफरेंस कितना होगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ये वैल्यूज होंगी। तो ये कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ये समझ में आया? यस सर। अच्छा ठीक, कंस्ट्रक्टिव हो गया यस तो सर। वेरी गुड। डिस्ट्रक्टिव पे चलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होती है दैट विल बी मिनिमम, इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। अच्छा, इंटेंसिटी मिनिमम होगी मतलब cos फाई की वैल्यू को मिनिमम होना पड़ेगा, और मिनिमम cos फाई की वैल्यू कितनी होगी? cos की -1 हाँ जी, 0 नहीं होती है, -1। ये ध्यान रखिएगा। cos फाई की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? -1। तो उसके लिए फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos की किस वैल्यू की वैल्यू -1 होती है? याद है किसी को? 180 की किसकी होती है? 180 cos 2 पाई की वैल्यू, सॉरी cos पाई की वैल्यू होगी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरीके से वैल्यूज होंगी माइनस में। ये डेल्टा फाई हो गया। ऐसे ही डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाई 2। λ/2 3 λ/2 5 λ/7 λ/2। वेरी गुड बेटा। तो ये वैल्यूज हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आई मिनिमम का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा I1 प्लस रूट I2। I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, दैट विल बी रूट I1 I2, और इसको हम होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे I1 माइनस I2 का। तो ये आई मैक्स और आई मिनिमम का फॉर्मूला हुआ। आई मैक्स डिवाइड बाई आई मिनिमम, आई मैक्स डिवाइड बाई आई मिनिमम, ये कई बार क्वेश्चन रूट में, I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर बाय रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ये दोनों के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कई सारे आते हैं। आज हम लोगों ने देखिए अभी तक क्या क्या बात कर ली। हम लोगों ने वेव फ्रंट की बात की, हाइगन्स प्रिंसिपल की बात की, हाइगन प्रिंसिपल या वेव थ्योरी पे बेस्ड 2 डेरिवेशन देखे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अपना इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस की दोनों कंडीशन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों बात की। अब इसके बाद बचता है सिर्फ और सिर्फ यंग्स इंटरफेरेंस। इसमें सिर्फ फॉर्मूला है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और वैसे इसको हमने यूट्यूब पे भी अलग डेडिकेटेड सिर्फ इसी की वीडियो बना के रखी है, तो मैं वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा